तो हम कर रहे हैं लेक्चर 1 का आइस। आइस मतलब कि उसका जो है ना इन क्लास एग्जाम्पल है। तो इन क्लास एग्जाम्पल में पहले क्वेश्चन नंबर 4, किसी से हुआ क्वेश्चन नंबर 4? यस सर। देखो क्या बोला, ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 30 डायरेक्शन ईस्ट। तो हमको नहीं पता ईस्ट वेस्ट, तो हमने क्या कर दिया, रैंडम बना दिया। तुमको एक चीज मैंने बताई थी ना कि एक मैन है, उसको खड़ा करो, उसकी आंखों की तरफ क्या होता है, ईस्ट, बैक साइड में वेस्ट, जो उसका राइट हैंड साइड है वहां पे साउथ, और यहाँ की तरफ नॉर्थ। तो ये तुम्हारी मर्जी है कौन सा तुमको कंसिडर करना है, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन चूज। तो जनरली मैं इसको ईस्ट लेता हूँ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। सर बट हम पॉजिटिव एक्स को नॉर्थ भी ले सकते हैं ना? जो तुम चाहो ले सकते हो। तुम चाहो तो इस पूरी चीज को यूं कर दो, रोटेट कर दो, तो फर्क नहीं पड़ता। क्या बोला है, वेक्टर मैग्नीट्यूड 30 टुवर्ड्स ईस्ट। तो 30 न्यूटन का तो होना चाहिए अपना ईस्ट की तरफ। तो ये लो एक वेक्टर मैंने बना दिया 30 न्यूटन का, और कहाँ की तरफ, ईस्ट। ये हो गया मान लो वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड 30 इज एडेड टू अनदर वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 40 इन नॉर्थ। कहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया 40 न्यूटन टुवर्ड्स, ये मान लो वेक्टर हो गया बी। और हमको फाइंड आउट करना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। बताओ कैसे करोगे, कौन सा लॉ लगाओगे? सर वही ट्रायंगल लॉ। ट्राइंगल लो या फिर अपना पैरेललोग्राम लो, एक ही बात है ना, फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि सर हमने आंसर 50 न्यूटन आएगा ना? एग्जैक्टली तो देखो, मैं अगर इन दोनों वेक्टर से एक मैंने ऐसे बना दिया पैरेललोग्राम, तो हमारे पास में पैरेललोग्राम जो लॉ का डेफिनेशन क्या होता है कि जो दो वेक्टर हैं उनसे मैंने अपना पैरेललोग्राम बनाया, और इन दोनों वेक्टर के इंटरसेक्शन, ये है ना इंटरसेक्शन, इससे मिलने वाला डायगोनल, ये जो डायगोनल है, ये मेरे पास में क्या बन जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब बताओ, ये जो साइड है ये 40 है, ये साइड कितनी है 30, तो ये कितना आ जाएगा, पाइथागोरस लगाओगे, ये एंगल 90 डिग्री है, तो 30 स्क्वायर पर 40 स्क्वायर का रूट कितना होता है, तो जो मेरे पास आर का जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट विल बिकम 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, कितना बन जाएगा 50। तो ये जो वेक्टर आया इसका जो मैग्नीट्यूड तो कितना हो गया 50, तो हम लिखेंगे कि a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 50 न्यूटन। अब क्या फाइंड करना, डायरेक्शन। सर अगर ट्रायंगल लॉ अप्लाई करेंगे तो पैरेलल शिफ्ट करना पड़ेगा ना यहाँ पे? हाँ पैरेलल शिफ्ट, जैसे ये वेक्टर है ना, इसको उठा के यहाँ ले आओ, ये रहा, तो क्या बन गया, एक वेक्टर यहाँ से आया, यहाँ पे इसके मतलब एंड पॉइंट से ये स्टार्ट हुआ, और इन दोनों का क्या होना चाहिए, इसके स्टार्टिंग पॉइंट से इसके एंड पॉइंट को मिला दिया। सर वो आर वाला फॉर्मूला यहाँ रिजल्टेंट का वो कोसाइन रूल वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते? वही तो है, अब यहाँ पे लिखो ना, प्लस 2 इंटू 30 इंटू 40 इंटू कॉस 90, क्योंकि इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री है तो ये चीज तो खत्म हो जाएगी ना, cos 90 हमारे पास में 0 होता है ना, तो उसको मैंने लिखा नहीं क्योंकि उसकी वैल्यू 0। तो ये तो मेरे पास में आ गया क्या, उसका मैग्नीट्यूड। अब मुझे क्या चाहिए, डायरेक्शन। उसका मतलब क्या होता है डायरेक्शन, एंगल। तो सपोज अल्फा, ये जो एंगल है इसको मैंने अल्फा बोल दिया, तो इस वाले ट्रायंगल में क्या बन जाएगा, tan अल्फा क्या बन जाएगा भाई, 30/40, ये साइड 30 है, ये साइड 40 है, तो मेरे पास में अल्फा की वैल्यू क्या बन जाएगी, tan इनवर्स 3/4, क्या होता है ये अल्फा, 37 डिग्री। बताया था ना ट्रायंगल, एक अपना ट्रायंगल होता है 3 4 5 वाला, तो हम लिखेंगे 50 न्यूटन इज द रिजल्टेंट मेकिंग एंगल 37 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ टुवर्ड्स ईस्ट। सर 37 कैसे? एक हमारे पास अपना ट्रायंगल होता है, देखो ये एक अपना ट्रायंगल होता है 3 4 5 वाला एक ट्रायंगल होता है, ये अगर ये साइड 3 है ये साइड 4 है तो ये कितना आएगा 5। हाँ। तो इसके अंदर ये जो एंगल होता है, ये एंगल मेरे पास में आता है 53, और ये वाला एंगल मेरे पास में आता है 37। ठीक है, मेजरमेंट करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं।
याद रखना है सर। हाँ, ये हमारे पास यूजफुल है, इसको याद रखना। सिर्फ ये एग्जांपल 4 5 और ये। हाँ, 3 4 5 वाला। अब इससे तुम्हारा वो भी बन जाएगा ना 6 8, तो यहाँ पे कितना बन 30 by जाएगा? 40 आएगा। हाँ, तो 30/40 आएगा ना भाई। ये एंगल अगर मान लो अल्फा है मेरे पास में, तो ये क्या परपेंडिकुलर, ये मेरे पास है बेस। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 30/40। अब इसका जो है डायरेक्शन है क्या, उसको और कुछ बोल सकते हो? ये भी बोल सकते हो ना कि 53 डिग्री फ्रॉम ईस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ, तो एक ही बात होती है वो भी। समझ में आया? अभी किसी को डाउट है इसमें? नो सर। सर अगर आप ईस्ट की जगह नॉर्थ लेते हैं, मतलब इसको मतलब ये सीधा कर देते जो नॉर्मली हम लोग लेते हैं, हाँ तो सर यही आता क्या? हाँ हाँ, आंसर सेम आता। देखो अगर मेरा तुम इसको, क्योंकि 40/30 हो गया। नहीं, तो फिर तुम यहां से बताओगे ना, ईस्ट से कहां की तरफ? नॉर्थ की तरफ। मैं क्या बता रहा हूँ? फ्रॉम नॉर्थ टुवर्ड्स ईस्ट। ओके तो ये जो स्टेटमेंट है ये तुम्हारा उल्टा बन जाएगा ना फिर। अच्छा। तो 40/30 नहीं होगा, क्योंकि मतलब डिफरेंट आप लोगे अगर एक्सेस, तो डिफरेंट आंसर आ सकता है ना। अरे तो लेऊंगा तो उसमें मैं स्पेसिफाई क्या करूंगा कहां से? अगर मैं ये वाले एंगल को बोल दूं बीटा, तो बताओ बीटा क्या बन जाएगा? 10 बीटा क्या बन जाएगा मेरे पास में? ये साइड 40 है तो 40 है ना, तो 10 बीटा बन जाएगा 40/30, मतलब कि बीटा इक्वल टू 53। तो क्या बोलूंगा? 53 फ्रॉम ईस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ, तो वो तो एक ही बात हो गई ना। यहाँ से मैं 53 आऊं या यहाँ से 37 आऊं, मैं तो उसी लाइन पे पहुंच गया वापस। तो एग्जैक्टली क्या आंसर में क्या लिखना होता है? कुछ 37 भी लिख दो, डिग्रीज लाइक कुछ भी लिख दो, हमारी मर्जी है। टुवर्ड्स ईस्ट। यस भाई, हमने स्पेसिफाई कर दिया ना, तो हर किसी का स्टेटमेंट जो होता है वो अलग अलग हो सकता है, बट इसके अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। इसने बोला कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज 50 न्यूटन एंड मेकिंग एंगल 37 फ्रॉम नॉर्थ टुवर्ड्स ईस्ट, बस। ओके, इंफॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए। हाँ, फिर आगे किसी ने पूछा इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, क्या हुआ? 3 vectors making angle 5/120, find the resultant। हाँ, कितना रिजल्टेंट आता है? 0। किया किसी ने? इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 5। उसने बोला है कि 3 वेक्टर हैं, तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम। तो देखो, एक वेक्टर ये हो गया, मान लो इसका मैग्नीट्यूड 5, ये यहां से कितना एंगल बनाना है हमको? 120 डिग्री ना, तो ये बन गया 120 डिग्री। तो ये एंगल अगर अपना 120 है, तो ये एंगल कितना बन जाएगा? 60। और इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है? 5। अब ये यहां से मुझे कितना मोड़ना है? ये एंगल कितना? 120। तो ये एंगल कितना बन जाएगा? 60। तो यहाँ का एंगल भी कितना हो गया? 60। तो बताओ इन तीनों का रिजल्टेंट कितना बन जाएगा? 0, क्योंकि हमारा वो लग गया ना, पॉलीगन लॉ लग गया। तो पॉलीगन लॉ लग जाएगा तो हमारे पास भी 0 बन जाएगा। सर 4th क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड विथ रिस्पेक्ट टू ईस्ट ना, तो सर हम लोग बीटा एंगल को कंसीडर करेंगे। तो फिर हम अपने बीटा एंगल बताएंगे। हाँ, तो हम आंसर तो सर 53 ठीक है ना। हाँ, तो अगर उसने स्पेसिफाई किया है कि ईस्ट के साथ में निकालना है तो 53। हाँ, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? 37 फ्रॉम नॉर्थ। हाँ, ठीक है सर। सर क्वेश्चन 3 में कुछ मैग्नीट्यूड वगैरह मेंशन नहीं किया, तो बस a एंड b के टर्म्स में लिखना है ना। हाँ, तो लिख देंगे a² + b²। हाँ, अगर भाई वेरिएबल में तो क्या हो सकता है ना, तो उसमें कोई कंपल्सरी नहीं है कि हमेशा नंबर देंगे। हमको क्वेश्चंस को ना वेरिएबल में सॉल्व करने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ क्वेश्चन हमारे जो होंगे वेरिएबल्स में ही होते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन अच्छी नहीं होती ना, तो हम वेरिएबल्स में देते हैं ताकि आंसर तुम्हारा वेरिएबल में आ जाता है। ये हो गया, हटा दूं?
sir. अब देखो आज ना स्लाइड नहीं मिलेंगी तो तुमको लिखना पड़ेगा बोर्ड वाला ही, क्योंकि इसको सेव नहीं कर सकता ना मैं। हाँ, कौन सा क्वेश्चन? अब ट्यूटोरियल में आते हैं, अब लेक्चर 1 का ट्यूटोरियल। हाँ, कौन सा क्वेश्चन? हाँ, इसके अंदर एक जो क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें वो बोलता है कि विच सेट ऑफ फोर्सेस कैन मेक जीरो। तो मुझे बताओ कि कोई भी वेक्टर्स का समेशन जीरो कब होता है, बताओ। जब वो कंप्लीट फिगर जब मैक्सिमम होगा। ओके, का कंप्लीट फिगर हो गया। और अगर इसको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में किया जाए कि सपोज तीनों के यहाँ फोर्सेस नहीं, इक्वल। यहाँ पे मेरे पास एक वेक्टर है 5 न्यूटन। सपोज मुझे इसको मैं जीरो करना है, तो मैं क्या करूंगा? एक इसी के इक्वल मैग्नीट्यूड का वेक्टर लेके आऊंगा और कहाँ लगा दूंगा? एंटी पैरेलल, उसके अपोजिट में लगा दूंगा। भाई सही है ना? यस अब जैसे मान लो एक वेक्टर यहाँ पे है, इसका मैग्नीट्यूड है 3। एक वेक्टर यहाँ पे है, इसका मैग्नीट्यूड है 4। अब सपोज इसको मुझे क्या करना है? जीरो करना है। तो मैं कैसे करूं? तो पहले मैं इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेता हूं। ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा? 3 और 4 का। अगर इसके बीच में एंगल 90 डिग्री है तो इनका रिजल्टेंट यहाँ आएगा ना। तो इनका रिजल्टेंट बन गया 5 न्यूटन। तो अब मैं क्या करूंगा? अगर मुझे इसको जीरो करना है तो मैं क्या करूंगा? इसके अपोजिट में एक और लगा दूंगा ना, 5 न्यूटन। तो इसने और इसने मिलके क्या बना दिया? जीरो बना दिया। भाई तो जीरो बनाने के लिए ये जो कंडीशन है फुलफिल होनी चाहिए। जैसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, उसका ए पार्ट है 10 10 10। क्या इन तीनों से जीरो बना सकता हूं मैं? यस सर। यस। कैसे? मैं कहूंगा मैंने ये इन दोनों वेक्टर्स को लिया। नहीं, पहले मैंने इन दोनों वेक्टर को लिया। इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो कहां से कहां तक आ सकता है? हमने क्या बताया था? आर जो होता है 20 से वो छोटा होता है a प्लस बी से और a माइनस बी से। ये होता है कोई भी दो वेक्टर का समेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो a प्लस बी और a माइनस बी के बीच में कहीं रहता है ना। ये वैल्यू कैसी आई थी? मैक्सिमम। और ये कैसा आया था मेरे पास में? मिनिमम। तो अब बताओ कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कहां से कहां तक जा सकता है? 0 to 20। 0 से 20। तो ये जो नंबर है ये कहीं ना कहीं तो आ रहा है बीच में, राइट? मतलब जब मैं इन दोनों को मिला के कितना बना सकता हूं? आई कैन मेक 10 बना सकता हूं ना 10 में। और अगर इन दोनों की हेल्प से मैंने ये बना दिया 10 और इस वाले वेक्टर को उल्टा करके इसके साथ में लगा दिया तो अपना काम बन गया। तो कैसे करेंगे? एक वेक्टर यहाँ पे मैंने लगाया 10, एक वेक्टर यहाँ पे लगाया 10 और सपोज इनके बीच में एंगल मैंने ले लिया 120। तो बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आता है? एक वेक्टर 10, दूसरा वेक्टर 10, उनके बीच में एंगल 120। स्पेशल केस है ना। तो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा यहाँ पर इसके एंगल बाइसेक्टर पे और उसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा? 10 सर। 10। ठीक है, इसको मैंने बोला a, इसको मैंने बोला b। ये क्या बन जाएगा? a प्लस b। अब जो मेरा ये वाला बच गया तीसरे वाला वेक्टर, इसको मैंने क्या किया? यहाँ पे उल्टा लगा दिया। ये वाला 10। अब इसका और इसका समेशन कितना बन गया? 0 बन गया ना। सो आई कैन मेक 0 from these three vectors. डाउट है किसी को कुछ? नो सर। हाँ, अब जैसे इसके आगे वाला देखते हैं। आगे वाले में क्या नंबर दिए हुए हैं? 10 10 20। बताओ मैं हो सकता है 0?
तुम्हारे पास है 10 Yes. 10 20, इससे हमको 0 बनाना है। कैसे बनाओगे? तुमने यहाँ पे 1 लगाया 10, यहाँ पे 1 को 10 लगा दिया और इसके ऑपोजिट में क्या लगा दिया 20। क्यों? ये जो दो वेक्टर हैं इनके एडिशन की जो है रेंज है वो कहां से कहां तक जा रही है? 0 से 20। थर्ड 10 20 20, बताओ 0 हो सकता है? यस। क्योंकि अगर मैं इन दोनों को लूं, ये जो दो वेक्टर है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा r, वो कहां से कहां तक जा सकता है? 10 से 30। मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? a माइनस बी और मैक्सिमम 30। तो इन दोनों का रिजल्टेंट 10 से लेकर 30 के बीच में जा सकता है। हमारे पास में क्या वेक्टर है 20, तो कहीं ना कहीं तो मैं 0 बना सकता हूं। मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ऐसे एडजस्ट करूंगा कि इन दोनों का कितना बन जाए 20। हाँ, तो हम बोलेंगे कि थर्ड वेक्टर जो है should lie between a minus b to a plus b to make 0। फोर्थ वाला है, फोर्थ वाले में दिया है 10 20 40, बताओ 0 बनेगा? नो सर। नहीं। देखो जो ये जो दो हैं इनका रिजल्टेंट कहां से कहां तक जा सकता है? 10 to 30। तो ये कभी 40 को बैलेंस ही नहीं कर पाएंगे ना, नॉट पॉसिबल। फाइन? डाउट? एनी डाउट? फिफ्थ क्वेश्चन, पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट वर्टिकली द सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ओके एक बार। हाँ, इसके आगे वाला, इसके आगे कुछ? सेवंथ, ओके। फोर्थ, सर कोप्लानर मतलब? इन द सेम प्लेन। जैसे कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो है वो एक ही अपने प्लेन में है ना। यस सर। फिफ्थ वाले में 3 डायमेंशन है, मतलब उसमें अप भी आ रहा है। हाँ हाँ, तो आने दो, हम 3D भी सॉल्व कर सकते हैं। सर वो 10 20 20 का फिगर, 10 20 20 का फिगर बनाते हैं। 10 20 20। तो देखो ये है मेरे पास में 20, एक मैंने यहाँ पे लगा दिया 10, तो मान लो इनका रिजल्टेंट यहाँ पे आ गया 20, और इसके अपोजिट में लगा दिया मैंने 20। ठीक है, थ्री डी वाला करते हैं जिसमें जो पार्टिकल है वो ऊपर नीचे सब जा रहा है। तो क्या बोला है? पार्टिकल हैज 12 टुवर्ड्स ईस्ट 5 टुवर्ड नॉर्थ। ठीक है, तो ये बनाया हमने, या फिर 3D वाला जो फिगर था वो बनाते हैं। ठीक है, सपोज इसको मैंने बोल दिया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो क्या बोला है इसने क्वेश्चन में? ट्वेल्व ईस्ट 5 नॉर्थ। 12 ईस्ट, ईस्ट यहाँ पे गया 12। ठीक है, फिर यहाँ पे गया नॉर्थ 5। तो एक बार इतना ही देखते हैं। तो बताओ कि इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा? मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एंगल कितना होता है? 90।
राइट। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो जो इन दोनों का रिजल्टेंट तो ऐसा आएगा ना, ये यहाँ पे आएगा, ये वाला, ये, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया R1, तो R1 का जो मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा, 12 स्क्वायर प्लस 13 5 इक्वल टू 13। तो R1 की वैल्यू कितनी हो गई, 13। अब यहां से कहां जा रहे हैं हम, ऊपर, कितना ऊपर जा रहे हैं हम, ऊपर जा रहे हैं 6 मीटर अप। तो 6 मीटर मैं लेके जाता हूं इसको अप, मतलब कि ये वाला अप, ये इसको बोलते हैं ना अप। और इसके बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री ना, 90 डिग्री। वो ऐसा कुछ है कि ये हमारे पास है, अब तुम ऊपर जा रहे हो, पहले यहाँ पे एक वेक्टर कहते रखा हुआ था, अब जो एक और वेक्टर आया वो यहाँ है इसके परपेंडिकुलर। तो अब हम निकालेंगे इसका डायगोनल। तो इसका जो डायगोनल आएगा वो कैसे आएगा, जब इसको इससे मिला दोगे ना, ये। अब देखो R1 और ये तो कितना है, कितना था, 5 या 6, 6। तो हम कहेंगे कि R1 एंड 6 आर एट 90 डिग्री। तो ये जो वेक्टर आएगा जिसको मैंने फाइनली बोल दिया R, तो R की वैल्यू क्या बन जाएगी, 13 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, क्योंकि एंगल तो हमारा 90 डिग्री है, तो cos थीटा वाली जो टर्म है वो हमारे पास में 0 बन जाएगी। तो कितना बन जाएगा ये बताओ, 169 प्लस 36 कितना होता है, √205 रूट 205 205। तो हमने क्या किया कि जो चीजें 3D में हो रही थी उसको 2D में कन्वर्ट कर लिया। सर R1 के बाद आप वापस समझ सकते हो क्या? देखो जैसे कि तुमको दिखाता हूँ, ये हमारे पास में एक ये है ना पेपर, ठीक है। तो पहले जो चीज है वो यहां गया, सपोज यहां से स्टार्ट किया था, ठीक है, फिर वो कहां गया, यहां गया। तो पहले बताओ कि इन दोनों का रिजल्टेंट कहां आएगा, यहां पे आएगा ना, ये साइड, ये। तो ये कितना बन गया, अब 13। अब मैं यहां से ऊपर जा रहा हूं, अब देखो ऐसे, ये, अब मैं इस पेज से ऊपर गया। अब बताओ अब मुझे क्या करना है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये ऊपर है, तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, ये आएगा ना ऐसा, यस सर, ये ऐसा, ऐसा। तो इसके लिए ये 13 और ये जो 6 है इसके बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री हो गया एंगल, तो हमने सीधा पाइथागोरस लगा दिया। ओके सर। एक मिनट सर, मेरे को लिखना है। हाँ हाँ लिखो लिखो आराम से। हाँ इसमें और कौन सा पूछा किसी ने, 7th 6 में क्या हुआ, सर पता कैसे चलेगा ये क्या 3D में बनेगा? हाँ क्या बोल रहे हो, ये पता कैसे चलेगा कि ये क्या ये 3D में क्वेश्चन का फिगर बनेगा? हाँ क्योंकि उसने बोला हुआ है ना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और अप एंड डाउन। तो अगर तुम मतलब अप डाउन को भी उसके अंदर अपने इंक्लूड कर दोगे तो 3D हो गया ना। जब तक चीजें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में चल रही तो हमारा एक ही प्लेन था, अब उसने अप डाउन भी कर दिया। तो एक तुमको ध्यान हो, एक मैंने अपने डायग्राम तुमको और बनाया था ना, एक डायग्राम ऐसा बनाया था ये वाला, याद है जब मैंने लिखा था ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। लेकिन अगर तुम इसमें भी आ जाओगे अप डाउन में तो ऊपर z नीचे -z बनवाया था ना। यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हुआ, उसने बोला 12 कोप्लेनर forces maintain a body in equilibrium, then find the angle between the adjacent force। देखो सारे के सारे फोर्स कैसे हैं और उनका रिजल्टेंट कितना आ रहा है, 0। तो जब सारे नॉन कोलिनियर का मतलब क्या होता है, मतलब एक ही लाइन में नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, भाई इनका 0 हो गया ना अब तो। हाँ अच्छा, 6 लोग इधर हो गए 6 लोग इधर हो गए। लेकिन ये सारे कैसे हैं, कोलिनियर है ना, इनके बीच में या तो एंगल 0 है या 180 है। तो हमको ऐसा नहीं बनाना है फिगर। उसने बोला है कि देयर आर 12
फोर्सेस और उनका समेशन कितना होना चाहिए 0। तो बताओ हमारा जो है फिगर बन, ये बताओ पहले इस पे आते हैं ट्राइंगल, इसमें कितने फोर्स हैं 1 2 3 और इनका समेशन कितना 0, क्योंकि ये भी मान लो A है, ये भी A है और ये भी A है, तो कितना बन जाएगा रिजल्टेंट 0। इसके बीच में एंगल कितना है वेक्टर्स के बीच में 120। ये है ना 120। यस सर। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको कर दूं 4 साइड 4, तो बताओ इसके अंदर एंगल कितना बनेगा, इसका समेशन भी कितना आएगा 0। इसमें एंगल कितना है 90। अगर मैं हेक्सागन बना दूं, ये बना दिया, हेक्सागन बना दिया, तो हेक्सागन में कितना एंगल आएगा 0। नहीं, इसका रिजल्टेंट तो 0 हो गया ना, क्योंकि कोई भी क्लोज फिगर के अंदर जो समेशन है वो 0 आता है। इसमें एंगल कितना है ये, तो एंगल कितना बन गया या 60 डिग्री। 60 डिग्री। अरे बाकी लोग यार डिस्टर्ब मत करो, देखो जिसको क्वेश्चन पूछना है वो पूछो, बाकी लोगों को डिस्टरबेंस हो रहा सर है। एक सेकंड, हाँ बोलो। ये हर रेगुलर क्लोज फिगर के लिए या सिर्फ जिस क्लोज फिगर में अनइक्वल साइड्स उसके लिए भी है? नहीं, ये तो अपने रेगुलर के लिए है ना। रेगुलर में तो हम एंगल कह सकते हैं कि 60 60 60 90 90 90 90। अगर है ना इररेगुलर हो गया तो एंगल नहीं बता सकते ना फिर हम, तो सबके बीच में अलग अलग एंगल होगा। कोप्लानर नॉन लीनियर में कोप्लेनर सेम प्लेन में है, 3D में कोई नहीं है, सारे इसी प्लेन में है। ठीक है ना, कोई ऐसे उठा हुआ नहीं है। तो अब देखो जब तुम्हारे पास में साइड्स हैं 3, तो तुम्हारे पास में एंगल कितना है 120। मतलब कि जो भी तुम्हारा इंटीरियर एंगल है उसको 180 में से सब्ट्रैक्ट करना है ना। तो हम कह सकते हैं कि एंगल बिटवीन वेक्टर इज 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल, राइट। देखो यहाँ भी अपना 180 माइनस इंटीरियर एंगल, यहाँ भी अपना इसके अंदर कितना होता है 120। अपना वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना हो गया 180 माइनस 120। अब मुझे बताओ कि किसी भी पॉलीगन में जो इंटीरियर एंगल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। एन साइड का हमारा पॉलीगन है तो उसका इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है सर 360 बाय 360 by n 360 by n 360 बाई एन। तो यहाँ पे कितना आएगा 360 बाई 3, तो अपना 120 होना चाहिए ना यहाँ तो। बताओ एंगल सम अपॉन एन। हाँ सर वो पॉलीगन का एंगल सम अपॉन एन। क्या बोल रहे हो यार, मुझे अच्छे से नहीं सुनाई दे रहा। पर सारे पॉलीगन का सम तो 360 डिग्री होगा ना सर। क्यों होगा Interior. समेशन? हाँ तो ऐसा किसने बोला कि इंटीरियर एंगल का समेशन है और अपना 360 होता है। यहाँ पे कितना 120 ये है, 120 ये, 120 ये, 120 ये, 120 ये, 120 ये, कितना हो गया 360 into 2। ये तो ज्यादा हो गया। 180 minus 360 over n। यस, जो भी तुम्हारा एंगल होता है इंटीरियर एंगल होता है 180 डिग्री माइनस 360 डिग्री बाई ये होता है इंटीरियर एंगल हमारे पास। और मेरे पास एंगल बिटवीन द वेक्टर्स क्या है 180 माइनस इंटीरियर एंगल, तो मेरे पास क्या बन जाएगा 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री प्लस 360 बाई एन। तो हमारे पास सिंपली क्या बन जाएगा 360 बाई एन। देखो तो वो तो एक्सटीरियर एंगल ही हो गया ना। हाँ तो हमको एक्सटीरियर ही तो फाइंड आउट करना है, क्योंकि अपने वेक्टर्स के बीच में एंगल कौन सा होता है एक्सटीरियर वाला होता है ना, इंटीरियर वाला थोड़ी होता है। यस यस। तो अब जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमारे पास में कितने वेक्टर्स हैं 12 वेक्टर्स, राइट। वी हैव 12 वेक्टर्स।
तो बताओ कि हमारे वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होना चाहिए? 360 बाई 30 डिग्री। फाइन। यस सर। सर वो वाला फिर से बताओ ना। कौन सा बेटा? सर वो 180 माइनस 180 और 360 बाय। भाई ये मैंने क्या बोला, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स क्या होता है? ये होता है ना, ये वाला एंगल। तो ये क्या होता है? ये स्ट्रेट लाइन बन गई 180 और इसमें से मुझे इंटीरियर एंगल को सब्ट्रैक्ट करना है ना। हाँ तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स क्या हो गया? 180 माइनस अपना इंटीरियर एंगल। और यहाँ पे मैंने फॉर्मूला निकाला इंटीरियर एंगल का। इंटीरियर एंगल क्या होता है? ये होता है ना 180 माइनस 360 बाई n। तो इसको मैंने हाँ सर समझा समझा। तो यहाँ पे पुट कर दिया उसको वैल्यू को। हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ इसके बाद कौन सा? हाँ बोलो। 7th में क्या हुआ यार? P प्लस 7th वाला। 7th वाला तो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो वो क्या दिया हुआ है? देयर आर 3 वेक्टर्स। उन तीनों का जो अपना मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम उसने दिया हुआ है ना, P वेक्टर इक्वल टू Q वेक्टर इक्वल टू R वेक्टर, राइट। और अगर तीनों का समेशन 0 है तो क्या बनाएंगे? वो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही तो बनाएंगे। भाई 3 वेक्टर्स है, 1 2 3। हमको बोला हुआ था कि इन तीनों का समेशन 0 है। अगर तीनों का समेशन 0 है तो मतलब कि ऐसा बनना चाहिए, अपना क्लोज फिगर बनना चाहिए। तो ये वेक्टर मेरे पास में बन गया P, ये वेक्टर बन गया Q, ये वेक्टर बन गया R। ठीक है, ये ऐसा होना चाहिए ना। ये क्या है? P प्लस Q प्लस R इक्वल टू 0। इतना मानते हो? हाँ भाई, इसने पूछा था। अब किसी ने बोला कि नहीं, इसका मैग्नीट्यूड भी A है, इसका मैग्नीट्यूड भी A है, इसका मैग्नीट्यूड भी A है, क्योंकि हमको क्वेश्चन में गिवन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ P इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ R। तो बताओ ये क्या बन गया? ये हमारा बन गया इक्विलेटरल। तो ये एंगल कितना? 60, ये भी कितना? 60, ये भी कितना? 60। अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो बताओ इसके बीच में एंगल कितना बन गया? 120। इन दोनों के बीच में भी 120, इन दोनों के बीच में भी 120। तो हमें तो ऐसा है, होता है वेक्टर्स में कि यार कॉन्सेप्ट हमको आता है, लेकिन कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करना है, दैट इज द ट्रिकी थिंग। हमको इक्विलेटरल ट्रायंगल आता है, हमको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर फोर्स होंगे, तो जो समेशन होगा वो 0 आएगा। बट उसी चीज को अप्लाई कैसे करना है, दैट इज द मेन थिंग। हाँ और बताओ फिर क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो तो मैंने करवाई दिया था क्लास में, ठीक है। θ1 equals θ2 ना? हाँ, θ1 इक्वल टू θ2 इक्वल टू 120 डिग्री। नंबर भी बता सकते हैं हम दोनों के। ओके ओके ये क्वेश्चन क्या 10th वाला? नहीं सर वही बताओ। अरे यार, इसे क्या बोला है? वेक्टर A प्लस B प्लस C इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। तो अगर 3 वेक्टर का समेशन 0 है तो मतलब क्या हुआ? ट्रायंगल बनाएंगे? इक्विलेटरल नहीं बनाएंगे ना यार। देखो हमको नहीं पता इक्विलेटरल बनेगा क्या बनेगा, हमने पहले उसको ऐसे बना दिया। मुझे पता है कि ये वेक्टर A, ये वेक्टर B, ये वेक्टर C, मुझे बना दिया A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0। अभी हम आगे देखेंगे कि ये जो वेक्टर जो है ये अपना इक्विलेटरल बनेगा या और कुछ बनेगा, वो देखते हैं ना अभी। तो चलो अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखें तो पहले, आउट ऑफ 3 द मैग्नीट्यूड,
आउट ऑफ 3 2 आर इक्वल। तो सपोज मैंने इसका मैग्नीट्यूड ले लिया मान लो x और इसका मैग्नीट्यूड भी ले लिया मैंने x, तो इक्वल हो गए दोनों। और जो थर्ड वाला है वो कितना है √2 टाइम x, तो √2 टाइम x। अब बताओ ये x ये √2 टाइम x, तो ये एंगल कितना होना चाहिए बताओ बताओ। किसी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल हैं और तीसरी साइड कितनी है √2x, तो ये एंगल कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए ना, तभी तो x और √2x। तो सर ये समझ में बेसिकली नहीं आया कैसे वो 90 कैसे होगा? भाई कोई एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें ये साइड है x, ये साइड है x और ये वाली साइड है √2x, तो वो जो ट्राइंगल होगा वो कैसा होगा? देखो पाइथागोरस इसके अंदर एप्लीकेबल है। आइसोसेलेस हाँ। होगा। हाँ हाँ राइट सर राइट। आइसोसेलेस तो होगा ही होगा, बट कहते राइट एंगल भी होगा ना। क्यों? हाँ। ये वाली साइड भी x है, ये वाली साइड भी x है और ये साइड कितनी है √2x, तो इस एंगल को 90 डिग्री होना ही पड़ेगा। तो ये डायग्राम कुछ ऐसा है। यहाँ पे हमको दिया हुआ था कि तीनों के मैग्नीट्यूड सेम है, तो हमने ए लिखा, तो हमको यह पता लग गया कि अंदर का एंगल कितना होना चाहिए 60 डिग्री। यहाँ पे जो कंडीशन दी हुई थी x √2x, सर हवा का आवाज आ रहा है सब बीच में। सब बहुत ज्यादा। हाँ इतना समझ में आ गया ये वाला? यस सर। तो देखो जब भी वो बोलेगा कि तुम्हारे जो वेक्टर्स हैं उनका समेशन 0 है, तो पहले तो अपने कहता है ट्राइंगल बना दो, फिर बाद में जो कंडीशन दी हुई है उसकी हेल्प से फाइंड आउट करो कि जो ट्राइंगल है वो कौन सा ट्राइंगल है। इसको लिखो, नोट डाउन करो। हो गया? हाँ सर हो गया। चलो आगे बताओ और कौन सा क्वेश्चन। तो ये तो हो गया अपना जो लेक्चर 1 है, इसके क्वेश्चन हो गया ना सारे। अब आते हैं लेक्चर 2 पे। सर जब ये बोलते हैं फाइंड द एंगल बिटवीन ऑल द पेयर ऑफ वेक्टर्स, तब एग्जैक्टली क्या फाइंड, कौन सा फाइंड करना होता है? सबके बीच में एंगल निकालना है तुमको। तो यहाँ पे बोल दो ना, सपोज तुमने इसको बोला एंगल ए, इसको बोला वेक्टर बी, ये हो गया वेक्टर सी, तो इनके बीच में कितना एंगल 90, इनके बीच में 135, इनके बीच में 135। तो हम अपनी तरफ से सारे वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड आउट कर लेंगे और जो अपने क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आंसर कर देंगे। सर हाँ 8th वाले में, कौन सा 8th वाला 8th वाला? हाँ बोलो। क्या किया तुमने 8th वाले में? हाँ पहली कंडीशन दोनों ऑपोजिट साइड में। हाँ तो ऑपोजिट में होते हैं तो उसका मतलब क्या होता है a माइनस बी इक्वल टू कितना हो गया? a माइनस ये हो गया। दूसरा हाँ दूसरी वाली कंडीशन क्या है? 50 is equal to root a square plus b square। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2500। हाँ अब तुम्हारे पास में इक्वेशन भी दो है, वेरिएबल भी दो है। ठीक है, जब सॉल्व करोगे तो a का वैल्यू आएगा 40, b का वैल्यू आएगा 30। फाइन। हाँ लेक्चर 2।
लेक्चर 2 में आओ भाई। तो पहले तो अपने इन क्लास एग्जांपल में आता है, लेक्चर 2 का इन क्लास एग्जांपल। हाँ बताओ कौन कौन से हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द वेक्टर समेशन ऑफ 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन कैन बी, यू आर हैविंग टू वेक्टर्स, वन ऑफ 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से तुम्हारे पास जो वेक्टर बनेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है, बताओ। सर 4 से लेके 16 न्यूटन। 8 भाई देखो, न्यूटन। इसका जो अपना मैक्सिमम वैल्यू आएगा 16 और जो मिनिमम वैल्यू कितना आएगा 4 4। तो 4 से 16 के बीच के जो भी वेक्टर्स है वो हम बना सकते हैं, ठीक है। तो पहले वाले में क्या बोला है, 2 नहीं बना सकते हम, 8 बना सकते हैं बस, 80 बना सकते, 18 भी नहीं बना सकते, 20 भी नहीं बना सकते, ठीक है। ओके, सेकंड वाला क्वेश्चन किया। सेकंड, तो उसका 90 डिग्री है ना। तुमको दिया हुआ वेक्टर ए जो है उसका मैग्नीट्यूड है 12, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 5, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड 13 और तुमको दिया हुआ है वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। कर लोगे? कौन सा फॉर्मूला तुमको पता है ना कि मैग्नीट्यूड ऑफ सी क्या होता है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो हमको सब कुछ पता है, a 144 प्लस 25 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 12 cos थीटा, यहाँ पे कितना बन रहा है 13, स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ तो 169 इक्वल टू 169 प्लस 120 cos थीटा। तो 120 cos थीटा इक्वल टू 0, दैट मीन्स cos थीटा इक्वल टू 0, दैट मीन्स थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, 90 डिग्री। ठीक है, हाँ इसके आगे वाले क्वेश्चन किए 2 3 4 5 नहीं 3 4 5 6। सर हाँ वो लास्ट में पाई बाय 2 कैसे हो गया वो? यार cos थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 जीरो कब होती है, cos थीटा 0 कब होता है, 90 होने पर, हाँ तो उसी को बोलते हैं ना, 90 डिग्री। हाँ तो जो थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, इसी को बोलते हैं पाई बाई 2 रेडियन। हाँ कन्वर्ट करना आता है रेडियन को उसके अंदर डिग्री में, पाई रेडियन इज इक्विवेलेंट टू अपना 180 डिग्री, ठीक है। तो तुमको लेक्चर 2 के जो नोट्स हैं उसके अंदर एक वो दिया हुआ है ना, टेबल दिया हुआ है ये, हाँ हाँ सर, ये हाँ ठीक। तो इसको देखना है, इसके अंदर वैल्यूज भी दी हुई हैं सब, और तुमको एंगल को कैसे कन्वर्ट करना है डिग्री को रेडियन में वो भी दिया। हाँ आगे आओ, आगे बोलो।
क्वेश्चन नंबर 5 किया किसी ने? करवाया था मैंने क्लास में ये वाला तो। यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 करके दूं? बताओ अभी। क्वेश्चन नंबर 6 सभी लोग अभी करो और आंसर बताओ मुझे। 2 मिनट का टाइम है। कर रहे हो ना सॉल्व? हाँ भी आंसर आया किसी का? हेलो? किस किस का आंसर आया? सर एक मिनट। हाँ बताओ बताओ। At what angle x and how does the resultant maybe? सर cos थीटा x और y के टर्म्स में आएगा क्या? हाँ x और y के टर्म्स में आएगा क्योंकि हमको क्वेश्चन के अंदर x और y दिए हुए हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा? हमको दिया हुआ है वेक्टर a, इसका मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है? अपना x प्लस वाई। वेक्टर जो b है इसका मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है? x माइनस वाई। और वेक्टर a प्लस b का मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमको इनके बीच का एंगल निकालना है थीटा। सर आ गया आंसर। हाँ बताओ क्या आया? सर cos इनवर्स ऑफ नेगेटिव हाँ। ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड अपॉन बाय 2 into x plus y into x minus 1 ऐसा कुछ आ रहा है सर, लंबा चौड़ा। नहीं, और किसका आया? सर मेरा भी आया। क्या आया बताओ? थीटा इक्वल टू थीटा इज कॉस इक्वल टू cos इनवर्स हाँ माइनस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
डिवाइडेड बाय ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। प्लस अपॉन, सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हाँ तो है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई 2 स्क्वायर। इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सर हाँ सेम ये ही है। सेम है क्या? तो देखो यस सर, यही बोला। हमको सिंपल फॉर्मूला लगाना है। हम सिंपली लिखते हैं कि हमको पता है कि सी स्क्वायर इक्वल टू या फिर आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हमारे पास होता है ना रिजल्टेंट का फॉर्मूला। तो सारी वैल्यू इधर पुट कर देते हैं। इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए का स्क्वायर एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, बी का स्क्वायर एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई कॉस थीटा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और ये बन जाएगा प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉस थीटा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ये जो चीज है इससे ये कैंसिल, Yes, sir. ठीक है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इससे यहाँ पे कैंसिल, तो ये बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर ले आते हैं तो मेरे पास क्या बच जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बस ये हो गया हमारे पास में सॉल्व। अगर हमको एक्स वाई की वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है तो हम एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द एंगल बता देंगे, और अगर हमको एक्स वाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो हमारा जो आंसर है वो वेरिएबल्स में आ जाएगा। सर हाँ आपने ए वेक्टर को आपने एक्स प्लस वाई क्यों लिया? दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, एट व्हाट एंगल टू फोर्सेस एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। सर कॉस इनवर्स कैसे आया? तो यार हमको तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी ना फिर। ये क्या है कॉस थीटा है ना ये, तो ये क्या बन जाएगा थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे हम लिखते हैं ना कि cos 30 डिग्री इक्वल टू कितना होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा ना। अरे तो यहाँ पे यार माइनस मैंने हटा दिया ना ऊपर वाला, जो यहाँ वाला माइनस था उसको यहाँ ले गया ना। अच्छा जैसे कहीं पे ये लिखा हुआ है कि cos 30 डिग्री इक्वल टू होता है दिस, तो अगर मैं ये लिखूंगी cos थीटा इक्वल टू √3/2, इसका मतलब क्या होता है थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 30 डिग्री। तो इसी थीटा को मैं लिखता हूं कि cos थीटा इक्वल टू cos इनवर्स √3/2, मतलब cos के कौन से एंगल के लिए तुम्हारे cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है √3/2, मतलब कि 30 डिग्री। ये जो सिंबल है ये, इसको हम बोलते हैं इनवर्स। इनवर्स होना और पावर -1 होना दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। इनवर्स का मतलब होता है रिवर्स फंक्शन, और पावर -1 का मतलब होता है कि जो भी वैल्यू आई है उसको मतलब कि उल्टा कर दो। आगे बोलो, इसके आगे ट्यूटोरियल इसका निकालो। लेक्चर 2 का ट्यूटोरियल। यस सर।
किया किसी ने? तो सेकंड वाला बताओ ना एक बार. हाँ, So second question, tutorial. ट्यूटोरियल का किसका सेकंड क्वेश्चन? Sir, tutorial 1 lecture 2. ट्यूटोरियल 1 लेक्चर, तो यार ये तो अभी तो करवाया था थोड़ी देर पहले. टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इन द अपोजिट डायरेक्शन और रिजल्टेंट इज 10. तो मतलब क्या हुआ? a minus b is 10. Yes, sir. they have resultant 50. कब? जब राइट एंगल, मतलब कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट इज 50. यार अभी तो किया था 1 मिनट पहले ही, याद है? Yes, sir. हाँ, आगे आओ. तो इसके क्वेश्चन जो हैं थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ अभी करो और उनके आंसर बताओ मुझे. 3, 4, 5, 6 बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है डायरेक्ट. सर हाँ बोलो. a अंडर रूट 2 और 30 डिग्री. ए अंडर टू नहीं बेटा, ए अंडर रूट 2 तो तब आता है ना जब तुम्हारे पास में एंगल और 90 डिग्री होता है. सर फिर से करो, अच्छे से करो कैलकुलेशन. सर हाँ बोलो. 3 अंडर रूट व्हाट? 3 अंडर रूट ए और 30 डिग्री. हाँ यस फाइन. फोर्थ वाला. So 120 degree. 120 डिग्री कौन से में? Fourth. हाँ फोर्थ में 120 डिग्री सही है. सर हाँ फिफ्थ का 135.
120 135 135 यस हाँ 135 सर थर्ड वाला नहीं आ रहा। थर्ड वाले में क्या किया बताओ तुमने कौन सा फॉर्मूला लगाया सर फिगर नहीं बन रहा था एक्चुअली। नहीं ना फिगर क्यों बनाना है तुमको दिया हुआ है कि देयर आर टू वेक्टर्स ए एंड बी उनका मैग्नीट्यूड सेम है हाँ और उनके बीच में एंगल 60 डिग्री है तो है ना रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं क्या फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हाँ सर। तो उसको लगाओ ना बेटा थर्ड वाले में फॉर्मूला लगा के एक ही रिजल्टेंट ए आ रहा है। कैसे आ रहा है 60 दिखा है ना एंगल सो वो एंगल बिटवीन वेक्टर्स है तो मतलब फॉर्मूला के लिए तो 120 होगा ना। क्यों उसके अंदर थीटा क्या होता है उस फॉर्मूले में थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ओके तो बस सर हाँ सिक्स्थ वाले में सर एंगल बिटवीन द वेक्टर्स 90 डिग्री ही होगा ना। यस क्योंकि हाँ सर मुझे आंसर √5 और 45 डिग्री आया। 45 डिग्री क्यों आएगा बेटा सर एंगल ऑफ रिजल्टेंट। हाँ तो 45 डिग्री क्यों आया तुम्हारा जो है ना रिजल्टेंट होता है वो अलोंग द एंगल बाइसेक्टर कब आता है जब तुम्हारे दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन यहाँ तो मैग्नीट्यूड सेम नहीं है ओके 3 में एंगल क्या आना चाहिए। हाँ सर नंबर 3 में एंगल क्या आना हमारा चाहिए। क्या आया हमारा क्या है सर 120 आया सही समझ में नहीं आया 120 कैसे आएगा। अरे तुमने फॉर्मूला लगाया हाँ सर कि क्या लगाया तो फॉर्मूला tan alpha equals b sin नहीं 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 वो कहाँ से आ गया तुमको मैग्नीट्यूड निकालना है ना मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला लगाओ नहीं सर मैग्नीट्यूड एंगल निकालना है। हाँ तो एंगल तो भाई हमको पता है ना जब दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं तो रिजल्टेंट कहाँ पे आता है एंगल बाइसेक्टर पे आता है ना हाँ सर तो अगर मान लो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना 120 है तो रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा 60 डिग्री पे तो रिजल्टेंट 30 पे ओके सर बट फिर फॉर्मूला से भी तो वही आना चाहिए। यस यस आएगा फॉर्मूला से भी वही ओके सर चेक कर तो देखो करते हैं तो पहले अपन ने स्टार्ट किया क्वेश्चन 3 से क्वेश्चन 3 के अंदर दिया हुआ है कि जो वेक्टर ए है इसका मैग्नीट्यूड सपोज हमने बोल दिया x ठीक है और वेक्टर बी इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है x उसमें दिया हुआ है कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और एंगल बिटवीन द वेक्टर्स थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री तो पूछता है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट एंड एंगल तो चाहिए तो ऐसे बना लो ना एक वेक्टर ये हो गया एक वेक्टर ये हो गया और यहाँ पे आ गया ना एंगल 60 तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा ये वाला फाइन तो देखो
क्या होता है फॉर्मूला? आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू कॉस 60। ये होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये क्या बन जाएगा? आर स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी होती है? कॉस 60। कॉस 60 हाफ 1/2 आर स्क्वायर बन जाएगा 3x स्क्वायर। तो आर का वैल्यू कितना बन जाएगा? √3 टाइम्स x। तो ये तो बन गया मैग्नीट्यूड। अब निकालते हैं डायरेक्शन। तो जो डायरेक्शन है वो तो ऐसे ही बोल सकते हो कि भाई हमको पता है कि दोनों वेक्टर जो हैं वो उनके मैग्नीट्यूड सेम है, तो एंगल बाइसेक्टर पे आएगा। अगर फॉर्मूले से निकालना है तो कर लेते हैं। फॉर्मूला होता है tan अल्फा इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ये होता है। b की वैल्यू क्या है? x, तो x sin 60 डिग्री अपॉन x प्लस x cos 60 डिग्री। तो x तो कैंसिल हो गया। sin 60 कितना होता है? √3/2। ये बन जाएगा 1 प्लस हाफ। तो ये बन जाएगा √3/3, दैट मीन्स 1/√3। तो बताओ अब लास्ट स्टेप कैसे? √3/3 इक्वल्स 1/√3। क्यों? ये क्या हुआ? इतना समझ में आ गया कि इस वाले स्टेप से यहाँ कैसे गए? हाँ सर, हाँ। ये यहाँ पे कितना बनेगा? 3/2। यस सर। तो अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है √3 और यहाँ पे लिखा हुआ है 3, इसकी वैल्यू कितनी आती है? इसको ऐसे लिख सकते हो √3 अपॉन √3 इंटू √3। हाँ ओके। √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3। तो यहाँ से एक कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? 1/√3। और मुझे बताओ कि कौन से अल्फा के लिए तुम्हारे पास 1/√3 होता है? 30। तो ये एंगल कितना? तो ये एंगल कितना बन गया? 30 बन गया। तो जो 30 डिग्री है वो हमारे पास फॉर्मूले से भी आएगा और वो हमारे पास के अंदर कह दो कि सिमेट्री हमने लगाई उससे भी आ जाएगा। तो जहां से तुमको कन्वीनियंट लगे वहां से तुम कर सकते। फाइन। फोर्थ क्वेश्चन अपने आप करो यार, उसके अंदर तो फॉर्मूला लगाना है बस। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं बताने लायक। ये हो गया, लिख लिया क्या ये? इसको हटा दूं? क्या है? हाँ सर आपका एक x कटा वहां पे और फिर आप वो दूसरा x। अरे भाई यहाँ पे कॉमन ले हो गया ना, x sin 60। यहाँ से x कॉमन लिया, क्या बचेगा? 1 प्लस cos 60। हाँ सर, ओके ओके ओके। ठीक है, थोड़ा सा यार मैं क्या होता है कैलकुलेशन में शॉर्टकट मार देता हूँ। तो कैलकुलेशन इसीलिए अपने हाथ से किया करो, कैलकुलेशन को कॉपी मत किया करो। तुमने यहाँ तक लिखा, इसके बाद ही कैलकुलेशन अपने आप करो ताकि स्टेप तुमको समझ में आएगा। हो गया? यस सर, हो गया।
फिर जो इसके आगे वाला क्वेश्चन है वो तो एकदम इजी है, उसको अपने आप करो। क्वेश्चन नंबर 5 मैं बताता हूँ, 5, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि a प्लस बी इक्वल टू सी। ये हमको गिवन है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, वेक्टर c इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर a। फाइन, तो ये हमारे पास में रिजल्टेंट, ये हमारे पास, ये मतलब हमको अल्फा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 90 डिग्री। रिजल्टेंट इज मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री विद वेक्टर a। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन कैसा बन गया, हमारा बन गया कि ये सपोज हमारे पास में है वेक्टर a, ठीक है, ये हमारे पास में क्या बन गया, वेक्टर c, और ये एंगल हमारे पास में बन गया अल्फा। तो जो वेक्टर b है वो कैसा होना पड़ेगा, वेक्टर b यहां से आएगा ना, ऐसा, ऐसे, ताकि अब इसके अंदर लगाओ अपना ट्राइंगल लो कि पहले यहां से यहां गए, इसके एंड पॉइंट से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हुआ, यहां पे आया और ये यहां पे आ गया। तो ये हमारे पास से बन गया वेक्टर b। और हमको और कंडीशन दिए हुए हैं, हमको दिया हुआ है कि मैग्नीट्यूड ऑफ c इज मैग्नीट्यूड ऑफ a, सेम है। सपोज इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं बोल देता हूं x, तो इसका मैग्नीट्यूड भी कितना आ गया, x। तो बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, √2x। √2x होगा। तो ये देखो ना, पाइथागोरस लगा देंगे। तो ये जो है ना मैग्नीट्यूड ऑफ b, ये कितना होना चाहिए, √2x। तो यहाँ का एंगल कितना बन गया, 45। ये एंगल भी कितना बन गया, 45। हमसे क्या पूछा है, एंगल बिटवीन a एंड b। तो एंगल बिटवीन a एंड b कौन सा एंगल है, ये वाला, ये। तो ये कितना बन गया, 135। विदाउट एनी कैलकुलेशन, हमने कोई कैलकुलेशन नहीं की, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, हमने सिर्फ एक अच्छा सा डायग्राम बनाया और बस उसी से हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हमको क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स को देख के थोड़ा सा स्मार्ट तरीका लगाना है। हम एक अच्छा सा डायग्राम बनाएंगे और सारी चीजों को उसी के अंदर अपने रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो देखो, अब तुम्हारे लिए मेरे ख्याल से लेक्चर 2 के सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए, हो जाएंगे, बताओ। सर सिक्स्थ में एंगल क्या है, 90 डिग्री। भाई एक वेक्टर तुम्हारा, ये हमारे पास में x एक्सिस, ये हमारे पास में y एक्सिस। y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, ये जो लाइन है इसको बोलते हैं x इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं y इक्वल टू 0। देखो ना, सारे के सारे पॉइंट के ऊपर कितना है y, 0। इसको बोलते हैं x इक्वल टू 0। और कितना फोर्स लग रहा है, 1 और 2। तो यहाँ पे तुम्हारे पास फोर्स लग रहा है 1 न्यूटन। यहाँ कितना फोर्स लग रहा है, 2 न्यूटन। तो इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, ये हमने बना दिया पैरेललोग्राम, ये आ गया, ये हमारा ये बन गया रिजल्टेंट R। ये एंगल 90, ये 2, ये 1। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना बन जाएगा, √5। और एंगल भी निकाल लेंगे। सपोज ये एंगल मैंने बोल दिया अल्फा, तो क्या बन जाएगा, tan अल्फा इक्वल टू 1/2। तो अल्फा इज tan इनवर्स हाफ। सर जो फिफ्थ क्वेश्चन है, कौन सा फिफ्थ, सर यही आपने अभी जो पहले किया इसके, ये ट्रायंगल वाला। हाँ सर। हाँ बोलो। तो सर इसमें जो आपने गिवन लिखा है a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू c वेक्टर, हाँ, तो उससे हमने क्या लिया, मतलब मैंने ये बोला कि a और b का रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, c। तो पहले मैंने ये बनाया वेक्टर a, ये वाला, तो इसके यहां से स्टार्ट होना चाहिए ना वेक्टर b। ट्रायंगल लो क्या बोलता है कि ये और इसके एंड पॉइंट से स्टार्ट करो सेकंड वेक्टर, ये और इसके स्टार्टिंग पॉइंट को इसके एंड पॉइंट से मिला दो। तो ये हमारे पास में क्या होता है, r।
तो मैंने ऐसा ही किया, इसके स्टार्टिंग पॉइंट से ये बनाया A, इसके एंड पॉइंट पे सेकंड वेक्टर को रखा B को, और इसके एंड पॉइंट से और इसके स्टार्टिंग पॉइंट को मिलाया तो क्या होना चाहिए, C होना चाहिए ना रिजल्टेंट। और ये एंगल हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। ओके सर। ठीक है। सर 4 का फाइनल आंसर क्या था एक बार? 4 कौन सा है? 120 डिग्री हाँ सर। क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो इसके अंदर मतलब कि अधिकतर क्वेश्चन मैंने सारे कर ही दिए हैं, तुम्हारे लिए बचता है क्वेश्चन 7, 8, 9, 10, 11। तो अपना अगला क्लास कब है? सैटरडे को है ना? फ्राइडे। हाँ क्या फ्राइडे है अपना? हाँ सर फ्राइडे। वो कवर अप है सर। अच्छा वो सैटरडे को है, सैटरडे होता है ना, रेगुलर लेक्चर अपना सैटरडे को है। तो सैटरडे के फ्राइडे लिए, कवर अप है सर। तो सैटरडे के लिए चाहे होमवर्क समझ लो या प्रैक्टिस समझ लो, ये तो 4-5 क्वेश्चन बचे हैं, इनको कर लेना। फाइन। ओके सर। ओके सर।